नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने आप पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि यूपी ट्रिपल एस सी PET, इसको हम पेट के नाम से भी जानते हैं, उसकी क्लास आपको रेगुलर मिलेंगी। हर विषय आपको समय पढ़ाई जाएगी। और इसी क्रम में आपने आज के न्यूज़ में शायद देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपको आया हुआ है कि परीक्षा एजेंसी आयोग, जो हमारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वह परीक्षा एजेंसी की तलाश कर रहा है। लगभग 13 एजेंसी उसकी नज़र में हैं और वो ऐसा विचार किया जा रहा है कि पेपर, जैसे पिछली बार आपने देखा पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हुए, ओएमआर प्रॉब्लम आई, कहीं से भी समस्याएं आई। इन समस्याओं के लिए हुआ ये कि ये समस्याएं ना आए, इसलिए वो सोच रहा है कि हर स्टेप के अलग अलग काम हर एजेंसी को दिए जाएँ ताकि समस्याएं ना आएँ, पेपर लीक वाली समस्याएं ना आए, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आयोग इस पर विचार कर रहा है और शायद 21 जून को, आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। 28 जून तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको शायद 90 दिन से अधिक समय ना मिले, 3 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि सरकार को भर्ती भी करानी है और 6 महीने से ज़्यादा समय सरकार के पास है भी नहीं। उसके बाद इलेक्शन होना है, इसलिए भर्ती निकालना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं ट्विटर पर अभियान चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बच्चे इसमें लगे हुए हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि कोई तरीके से परीक्षा कराई जाए, एग्जाम्स हों, वैकेंसी आएँ। तो इसलिए इसी क्रम में हमने सोचा कि आपको आज संविधान से शुरुआत करें। जो हमारा पहला वीडियो बनेगा वो संविधान बनेगा, भारत का संविधान का स्ट्रक्चर क्या है, भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास क्या रहा है, इस संविधान का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार से संविधान का गठन हुआ। शायद ये लंबा वीडियो है, लेकिन आज इसी क्रम में हमें चर्चा करना भी जरूरी है कि हम संविधान को जान सकें कि संविधान है क्या, संविधान का गठन किस प्रकार से हुआ, भारत में संवैधानिक इतिहास क्या रहा, भारत के संविधान का इतिहास क्या रहा। आपको अच्छे से आप अवगत हैं कि हमारा देश लगभग काफ़ी समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, 250-300 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस दौरान 1757 लेकर 1947 तक, प्लासी युद्ध के बाद से 1947 तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। इस दौरान कौन कौन से एक्ट आए, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्ट आए। उन एक्ट में क्या प्रावधान किया गया, आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का हमारे संविधान पर इसका असर रहा तो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत अहम रोल है। उसमें के बहुत से चैप्टर एज इट इज वैसे के वैसे जो कहते हो भारतीय संविधान में रखे गए हैं। तो इससे पहले जानना आवश्यक है कि संविधान है क्या। आपको अच्छे से पता होगा कि भारतीय संविधान और विश्व का संविधान, जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा लिखित संविधान पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। और आपको पता होगा संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वह अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे, यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक रहे। आप इस बात से अच्छे से अवगत हैं कि अरस्तु का शिष्य हम कौन था, अब पता है अच्छे से, सिकंदर था। और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात के बारे में आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड में इनका चैप्टर पहले था, शायद अब ना हो तो आपको अच्छे से पता है। तो अरस्तु ने आज से ईसा से लगभग 400-500 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले ये कह दिया था कि किसी भी देश में मात्र 3 तरह का संविधान हो सकता है, 3 तरह का शासन हो सकता है। यदि वह कुछ लोगों का शासन है, मुट्ठी भर लोगों का शासन है, तो वह कुलीन तंत्र कहा जाएगा। अगर सबका शासन है अगर वह सबका शासन है तो वह कहा जाएगा प्रजातंत्र, जो हमारे यहाँ है डेमोक्रेसी, जो हमारे इंडिया में प्रजातंत्र है, पूरे सभी व्यक्तियों का शासन है, हम सब की पूरी भागीदारी होती है, हम सब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही जाकर के ऊपर वहाँ पर सरकार बनाते हैं, चाहे वह लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वह विधानसभा का इलेक्शन हो। इन इलेक्शंस में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। अभी 2022 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है।
तो इसमें इसके निर्णायक जनता ही है। ये संविधान पर ही डिपेंड करता है, जैसा संविधान होगा वैसा उस देश का कानून बनेगा। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है। तो आप इस बात से अवगत हो गए कि भारतीय संविधान के पिता, आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है और संविधान के पिता अरस्तू को माना जाता है। तो अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स है, इंडिया द पॉलिटिक्स पुस्तक भी अरस्तू की है, और पॉलिटिकल साइंस के पिता, पॉलिटिकल साइंस के जन्मदाता भी अरस्तू को माना जाता है। तो इस क्रम में हमने बताया आपसे कि भारत में संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 1600 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जब शासन था, उस समय यहाँ पर एक्ट आए लगभग हर 20 वर्ष पर, बीच में भी एक्ट आते हैं लेकिन 20 वर्ष के अंतराल पर एक बार एक्ट आता था। तो पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको पता होगा भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास आपको अच्छे से पता होगा कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब आप इतिहास में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन संविधान की रूपरेखा बताने से पहले हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आपको अच्छे से बताएं। तो भारत में संवैधानिक इतिहास में जो पहला एक्ट आया है 1773 का आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। अब जानेंगे इस एक्ट की खास बात क्या थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट में होता क्या है आपको अच्छे से पता है कि जब ये एक्ट आता है भारत में, तो उस समय भारत में जो गवर्नर था, जो भारत में बंगाल का गवर्नर था, वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कहाँ से आता है आपको पता होगा कि भारत में इंग्लैंड का शासन था, इंग्लैंड से आएगा, कॉमन सी बात है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। याद रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स उस समय था, 1772 में बना था, तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। इस समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी एक्ट के तहत आपको पता होगा 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे थे। तो इस एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए, कानून संबंधी कुछ प्रावधान किए गए, यहीं से कानून बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर आता है 1913 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। फिर 1813 चार्टर, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आता है। बीच में चार्टर एक्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट चार्टर आपका 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस 1833 के चार्टर एक्ट में जो उस समय गवर्नर जनरल होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक होते हैं। ये चार्टर एक्ट भी संविधान के इतिहास में, संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, भारत के कानून में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान था कि यहाँ पर जो बंगाल गवर्नर जनरल था, पूरे भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो ब्रिटिश अधीन भारत था, उसका गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बना दिया गया। अब उसमें भी कानून बनाए गए, उसमें भी रूल्स थे, उसका प्रावधान किया गया। और 1833 में भी लॉर्ड मैकाले भारत आता है और वह अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। उसने कहा था कि हमारे यहाँ की जो अंग्रेजी जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय पुस्तकें हैं, अंग्रेजों की एक पुस्तकों की अलमारी के बराबर है। और अंग्रेजी का समर्थक था। उसने अंग्रेजी के लिए आपने निश्चंदन सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ा होगा। हालांकि वहाँ चर्चा विशेष करने की हमें आवश्यकता नहीं यहाँ पर। और आपने देखा होगा कि लॉर्ड मैकाले को राजा राम मोहन राय ने भी सपोर्ट किया था भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए। उसने फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाई। खैर उसके बाद फिर 1853 का आउट डिस्पैच 1854 आता है।
1854 को उठ लॉर्ड चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आता है। लेकिन फिर बाद में तुरंत 1857 की क्रांति हो जाती है। जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो उस क्रांति के समय होता क्या है, 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगता है कि कुछ रूल्स बदलने पड़ेंगे। इसी कड़ी में अंग्रेजों ने क्या किया कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। अब देखिए यहीं से भी कानून बदलना शुरू हो जाते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और सबसे लास्ट में आपको अच्छे से पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट भारत शासन अधिनियम के बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम अंतिम अधिनियम हमारा है। भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। 1935 के बाद क्रिप्स मिशन आता है भारत में। उसके बाद धीरे धीरे जब अंग्रेज जब यहाँ पर आपको पता होगा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह रहा हो, जितने भी आंदोलन रहे हैं इनमें महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी की थी। और जब बाद में कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन संविधान निर्मात्री सभा या कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान का निर्माण किया गया। आपको पता होगा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय ऐसा हुआ कि ऐसा सोचा गया कि अगर वोटिंग करा दी जाए किस प्रकार संविधान बनाया जाए तो यह फ्लॉप हो जाता, क्योंकि किसी मत के समर्थक ज़्यादा हो जाते तो समस्याएं आती। तो ऐसी समस्याएं ना आए तो इसके लिए ये हुआ कि वोटिंग ना करा करके एक कैबिनेट एक समिति बनाई जाए, वही अब संविधान का निर्माण करेगी। अगर किसी को समस्या बाद में आती है तो फिर से संविधान सभा में एक संशोधन एक पारित करके उस कानून को बदल दिया जाएगा। तो संविधान निर्मात्री सभा या कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान बनना शुरू होता है। तो आपको अच्छे से पता है संविधान जब बन रहा होता तो कुछ लोग उदारवादी थे, कुछ लोग राष्ट्र गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित थे, गांधीवादी नेता थे, कुछ उदारवादी थे, कुछ लोग समाजवादी विचारधारा, यानी उनका कहना था कि जो हमारे समाज में उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, पूंजी का बराबर वितरण हो जाए, सबको समान अवसर मिले, सबको बराबर पैसा मिले। लेकिन कुछ लोग पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक थे, तो उनका कहना था अगर किसी ने लीगल प्रोसेस के तहत धन कमाया है तो उसी का है, उस पर किसी के दूसरे का अधिकार नहीं है। कुछ लोग गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो अगर और इस संविधान बनना शुरू होता है, आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, लगभग 3 वर्ष का समय लगता है। इसी दौरान जब संविधान बनना शुरू होता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। अगर इनकी हत्या ना होती तो शायद संविधान का कुछ रुख दूसरा होता। अगर गांधी जी उसमें होते तो संविधान में कुछ चेंजिंग जरूर आपको अवश्य देखने को मिलती, लेकिन गांधी जी के ना होने की वजह से भी कुछ बदलाव मिले। अब कुछ विशेषताएं बदल जाती, भारतीय संविधान में कुछ विशेषताओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। और बाद में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के जिसके पिता कहे जाते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मसौदा समिति या जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो 7 सदस्यीय होती है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। और ये समिति भारतीय संविधान निर्माण में 3 वाचन होते हैं और लगभग 114 दिन तक बहस चलती है। और आपको पता होगा अंतिम बैठकें कितनी हुई, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को। बैठक होती रहती है। अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष भी इसके चुने जाते हैं। संविधान बनना शुरू हो जाता है। और संविधान जब बनना शुरू हो जाता है, संविधान जब बनकर तैयार होता है, आपको पता होगा उद्देशिका जिसको प्रियम्बिल या प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जानते हैं, वह संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की सोल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कही जाती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी कही जाती है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे उसी में पूरे संविधान का 22 भाग 300 जो उस समय संविधान बनाया गया जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, उनका का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। क्योंकि संविधान के अंदर क्या है, पूरी प्रस्तावना जो लिखी गई है, जो प्रियम्बल लिखी गई है, उसी का पूरा रोल, पूरा संविधान के अंदर क्या है वह आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। जो प्रस्तावना आपने अच्छे से पढ़ा होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और अवसर की समता
और उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो इस संविधान में आपने देखा होगा सबसे अहम रोल क्या है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जो शब्द जोड़े गए, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि 42वां संविधान संशोधन, जिसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत संशोधन हुए, जिसका अहम रोल था संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुए। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एक तरफ इंदिरा गांधी होती हैं और एक तरफ मोरारजी देसाई होते हैं और एक तरफ भारत का सुप्रीम कोर्ट है, और ऐसा किया और एक वकील जी खड़े हुए हैं। उनका पूरा प्रयास है, वकील का पूरा प्रयास है कि ऐसा जजमेंट हम नहीं पारित होने देंगे जो सरकार के पक्ष में हो। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय जो आदेश देता है 24 अप्रैल 1973 का जो आदेश है वह भारतीय संविधान के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ, बहुत बड़ा आदेश है। आपको पता होगा केशवानंद भारती बनाम केरलवाद या केरल राज्य का नाम आपने सुना होगा। जो केशवानंद भारती का केस था, इस केस में संविधान की पीठ ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, उस आदेश ने एक अहम मोड़ पैदा किया। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका, उन्होंने क्या कहा, आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी जो संविधान की प्रस्तावना है, उसका जो ढांचा है वह जैसे के तैसे ही रहेगा, लेकिन उसमें आप नए शब्द जोड़ सकते हैं, उसमें शब्दों को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई शब्द हटा नहीं सकते हैं। तो इसके तहत क्या क्या जोड़े गए आपने देखा होगा, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, राष्ट्र की एकता पहले से थी और अखंडता जोड़ा गया। इन शब्दों को जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। तो अगर आपसे या हमसे कोई पूछेगा हमसे कि सबसे अहम क्या है संविधान के, तो 24 अप्रैल 1973 का दिन रहा, जिसमें माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया। इसके तहत संविधान का, क्योंकि संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान के जो संरक्षक है माननीय न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, तो उन्होंने जो आदेश पारित किया वो बहुत ही अहम आदेश था। आपकी संविधान की प्रस्तावना आप जब पढ़ेंगे, हमने फिर से बताया आपको, प्रस्तावना को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा शब्द प्रस्तावना में है और कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। ये शब्द भी कई बार पूछे गए हैं। तो संविधान क्या है हमने बताना शुरू किया था आपसे। आज तक टाइम तो काफ़ी सेशन इसी में चला जाएगा, लेकिन इस बात को अच्छे से बात ध्यान दीजिएगा, इसको गौर से इस सेशन को जरूर पढ़िएगा कि संविधान है क्या। तो संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है। संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है जिसमें उस देश की व्यवस्था चलाई जाती है। आपने पता होगा भारत में संसद है, संसदात्मक शासन प्रणाली है, संसद के अंग हैं, संसद के 2 सदन हैं, अंग हैं, फिर कानून बनाने की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की भी वर्णन है, व्यवस्थापिका, इनका भी वर्णन है। इनके बारे में भी आप विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम कह रहे थे आपसे कि हाँ, संविधान जो संसद ये प्रस्तावना तैयार हो जाती है, प्रस्तावना के बाद में आप देखे होंगे कि जब संविधान प्रस्तावना तैयार हो जाती है, आप सबसे अहम इसके आपके संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद थे। और तो जो 22 भाग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो भाग है, भाग 3 है, भाग 3 और भाग 4, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आपको पता होगा कि जो भाग 3 है, जो संविधान का भाग 3 है, जिसमें अनुच्छेद 35 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का वर्णन है। जो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए, इनका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। अब इन अधिकारों के तहत, इन अधिकारों के द्वारा किसी अगर व्यक्ति का अधिकार उसका छिन रहा, उसका प्रभावित हो रहा है, तो वह तुरंत माननीय न्यायालय की शरण में जा सकता है। और भाग 4 में डीपीएसपी दिए गए हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि राज्य का क्या कर्तव्य है, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य की क्या ड्यूटीज हैं, और इसमें हमारे क्या अधिकार हैं, इनका वर्णन भाग 3 और 4 में किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा तो बहुत ही अच्छे से अगले वीडियो में भी की जाएगी। और हमारा साथ साथ में भाग 20 भारतीय संविधान का भाग 20, जिसमें संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है ना। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। इसके द्वारा संशोधन, अभी आपको पता होगा 100 से ज़्यादा संशोधन भारतीय संविधान में किए जा चुके हैं।
समय समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस संशोधन की आवश्यकता होती है, वह संशोधन हमारे भारतीय संविधान में समय समय पर किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। तो हमने शुरू किया था कि भारतीय संविधान के बारे में बात फिर से बताते हैं आपको। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। एक बात और जान लीजिए, उधार का थैला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान में कई देशों से स्रोत लिए गए हैं, कई देशों से कुछ न कुछ ले करके भारतीय संविधान, चाहे वो आपात उपबंध हो, चाहे वह उपराष्ट्रपति हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह वित्तीय आपातकाल हो, चाहे वह पंचवर्षीय योजनाएं हो, ये सब कई देशों से, रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, इन देशों से बहुत सारे उपबंध लिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, इसलिए इसको उधार का थैला भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका भी है भानुमति का कुनबा भी कहा जाता है। कुनबा मीन्स होता परिवार, भानुमति का कुनबा कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बृहत है। और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। सर आइवर जेनिक्स ने, एक बार देख लीजिएगा, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और इसको इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, इसका केस बहुत समय तक चलते रहते हैं, आपको पता होगा, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है। भारतीय संविधान कठोर भी है और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा लचीला भी है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एक समय में आप एक ही जगह की नागरिकता ले सकते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान है, वहाँ 2 ही नागरिकता है, आप 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब आप भारत की नागरिकता लेंगे, है आपको भारत की नागरिकता पहले से है, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो भारत की ये विशेषताएं, इनको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के हमने बताया था 73 लाख से अधिक खर्च आया भारतीय संविधान को बनने में। 114 दिन तक बहस होती है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है भारतीय संविधान के निर्माण में। भारत संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया। और ये भारतीय संविधान, तो हम सोच रहे थे कि आपको प्रस्तावना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सीरियल नंबर से पढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि आज तो बेसिक था, संविधान है क्या ये समझना जरूरी था। इसीलिए हमने सोचा था आज खाली आप संविधान क्या है, संविधान में आखिर क्या क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये सब बताना खाली आज कॉमन जानकारी थी। बाकी एक्सप्लेन में विस्तार से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा प्रस्तावना देख लेते हैं, मात्र 5 मिनट देखेंगे। प्रस्तावना में पहला शब्द है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हुआ? पहला हमारा शब्द है प्रस्तावना में, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। पहला शब्द है कि हम भारत के लोग, पहला शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में संपूर्ण जो शक्ति है वह जनता में निहित है, हम में निहित है, आप में निहित है। भारत की जो जनता है उसमें संविधान की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। पहला मतलब ये हुआ, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसका मतलब यही है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, इसमें किसी भी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी, एक शब्द है समाजवादी। जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे, वहाँ पर समाजवादी शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे। समाजवादी का यहाँ पर अर्थ है पूंजी का स्पष्ट विभाजन, पूंजी का स्पष्ट विभाजन से समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, क्या किसी भी विचारधारा के समर्थक हो, सबको समान अवसर देगा और सबको समानता का अधिकार देता है। इसका भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मेन इसका अर्थ यही है। अगर क्वेश्चन आता है तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ यही लगाएंगे कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत में वंशानुगत नहीं है कि प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री फिर बनेगा, ऐसा नहीं है। वंश परंपरा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जनता का प्रतिनिधि ही वहाँ पर शासन सत्ता संभालेगा यहाँ पर। लेकिन विदेश में आप देखते हैं इंग्लैंड है, वहाँ का जो पद है महारानी का पद है वो वंशानुगत है। महारानी के बाद उनका उत्तराधिकारी फिर वहाँ की महारानी बनेगा या महाराजा बनेगा, जैसा भी है। तो वहाँ का वंशानुगत परंपरा, लेकिन भारत में वंशानुगत परंपरा नहीं है। लोकतंत्रात्मक का मतलब यही है। बाकी तो आप ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गणराज्य। उसके बाद देखेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बाद जो और शब्द दिए गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे आप इसमें डेट बता दी गई 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी को इस संविधान को अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। इस संविधान के कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बाकी पूरा का पूरा संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ेंगे, 5-6 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ लेंगे, आपको याद भी हो जाएगी। प्रस्तावना याद रखना, प्रस्तावना को जानना। भारतीय संविधान को अगर पढ़ना है तो प्रस्तावना को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और संविधान को पढ़ने से पहले हमें प्रस्तावना को जानना बेहद ही ज़रूरी है। और प्रस्तावना के बाद में फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस संविधान को बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।